प्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी, यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट, राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 8वीं की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 का 5वां अध्याय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को पढ़ेंगे। यह एक निबंध है और इस पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। इस पाठ में लेखक ने पत्रों के महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया है। लेखक कहता है कि पत्र जो कार्य कर सकते हैं वह फ़ोन या एसएमएस कदापि नहीं कर सकते। पत्रों ने मानव सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बात पूरी तरह से सत्य है। पत्रों का प्रारूप और उनका भाव हर जगह एक समान होता है, चाहे वह पत्र किसी भी भाषा में लिखे गए हों। विद्यार्थियों, वैज्ञानिक उपलब्धि, फ़ोन, एसएमएस या ईमेल के अभाव में पत्र ही वह माध्यम थे जिससे मनुष्य अपने विचार विनिमय करता था। पुरा काल में इन पत्रों ने अनेक संधियां भी कराई हैं और इन पत्रों के कारण अनेक युद्ध भी हुए हैं। हमारे समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे पत्र अछूते रहे हों, चाहे वह क्षेत्र राजनीति का हो, साहित्य का हो, कला का हो या तमाम सामाजिक समझौतों का। पत्रों ने हर जगह अपनी भूमिका निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन, एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो। मैंने आपको शुरू में ही बताया लेखक किस तरह के विचार प्रस्तुत करना चाहता है इस पाठ में। पत्रों की उपयोगिता कहाँ है, किस क्षेत्र में है और पत्र किस प्रकार से हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो या तमाम घटनाओं का संबंध भी पत्रों से रहा है। पत्र मानव सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साहित्य सृजन में भी पत्रों का विशेष योगदान रहा है। पत्रों को हर जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, यह बात पूरी तरह सत्य है। हम किसी के भी यादों को, किसी के लिखे हुए पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, उनकी यादों को सहेज कर रख सकते हैं, उनके विचार और भावनाओं को हम सजीव रूप में अपने पास रख सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, चैप्टर छोटे कक्षाओं में आपने अध्याय पढ़े होंगे कि नेहरू जी इंदिरा गांधी को अक्सर पत्र लिखा करते थे। उसके अध्याय भी आपको नेहरू जी का पत्र आपको किसी अध्याय में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। नेहरू जी पत्र लिखा करते थे इंदिरा गांधी को और जो है बताया करते थे उन्हें देश विदेश की बातों को। ठीक है, हमारे समाज, हमारे विश्व के बारे में, हमारी धरती के बारे में बहुत सी पत्र उनके प्रचलित हैं। आपने पढ़ा भी होगा शायद अध्यायों में। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। पत्रों भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। देखिए, यह आंकड़ा कुछ पुराना है और इस समय थोड़ी संख्या जरूर कम हुई होगी क्योंकि विज्ञान से कोई भी अछूता नहीं रहा है। हर क्षेत्र को विज्ञान अपने प्रभाव से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो इनकी संख्या, चिट्ठियों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है।
यह एक अनुमानित आंकड़े हैं, लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पत्र कितनी अहमियत रखते हैं कि आपके देश में लगभग करोड़ों पत्र नित्य लिखे जा रहे हैं, नित्य डाक में डाले जा रहे हैं, उनको एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक पहुंचाया जा रहा है। तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पत्र हमारे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और लोग उसे कितना महत्व देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, यानी कि हरकारे देखिए एक जैसा इसमें दिया है रनर्स, यानी कि जो किसी के द्वारा, जैसे पुराने समय में संचार का माध्यम कुछ नहीं रहता था, पत्र तो होता था, पत्र लिखे जाते थे, लेकिन कुछ लोग जैसे अपने एक दूत को भेज देना या अपने एक कर्मचारी को भेज देना, अपने एक नौकर को भेज करके संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। राजा महाराजा भी अपने सेना के किसी एक सदस्य को, एक सैनिक को भेज करके दूसरे जगहों पर उन्हें संदेश दिया करते थे। तो यहाँ हरकारे का मतलब है रनर्स से, या ऐसे व्यक्तियों से जो समाचार लेकर के दूसरे जगह जाते थे। हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हजारों सालों तक संचार का माध्यम हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े हो रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। रेलवे के आ जाने से रेलवे यानी कि ट्रेनों के माध्यम से पत्र लोगों के स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि रनर्स यानी कि दौड़ने वाले या पैदल समाचार लेकर जाने वाले या घोड़ों के माध्यम से समाचार लेकर जाने वालों को कितना समय लगता रहा होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानकारी देने में या संदेश पहुंचाने में, उन्हें कितना समय लगता रहा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ज़िले की बात है तो भी पैदल चलने वाले हो या घोड़े से जाने वाले हों, उनको भी काफ़ी समय लगेगा। और अगर एक प्रदेश से दूसरे, हम अनुमान लगा रहे हैं आज की आधुनिक परिस्थितियों को देख करके, अगर आप अनुमान लगाएं तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना हो तो अगर पैदल क्या व्यक्ति जा सकता है? संभव है आज के समय में। खैर लॉकडाउन में तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक आने में, तो इस हिसाब से अगर अनुमान लगाएं आप तो 20-25 दिन लग जाएंगे समाचार या संदेश पहुंचाने में। ठीक है, लग जाते रहे होंगे, और घोड़ों से भी कम से कम हफ्ते 10 दिन तो लगी जाते रहे होंगे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से काफ़ी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं और नई नई टेक्नोलॉजी आने से हमारे संदेश को पहुंचाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में या अपनी बात को कहने में, अपने विचारों को व्यक्त करने में सुविधा तो हुई है, लेकिन सुविधा के साथ साथ वह आत्मीयता इन वैज्ञानिक उपकरणों में नहीं देखने को मिलती। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था में के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। देखिए, पत्र लेखन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए पिछली शताब्दी यानी कि लगभग आप कह सकते हैं ये 1900 की बात कही जा रही है, तो 1900 से 2000 की बात की जा रही है। तो उस शताब्दी में इस पत्र लेखन की इस चलन को बढ़ाने के लिए, पत्र को महत्व देने के लिए, उसको डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। कुछ प्रयास भी किए गए ताकि पत्र जो एक विरासत के रूप में हमें प्राप्त है, यह और भी विकसित हो सके, इसको और भी महत्व मिल सके। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का भी विषय शामिल किया गया। देखिए, आज भी आप पत्र लिखते हैं, कॉपियों में पत्र लेखन होता है, एग्जाम में आपको पत्र पूछे जाते हैं लिखने के लिए। विभिन्न तरह के विभिन्न प्रारूपों के पत्र, चाहे वह शिकायती पत्र हो, चाहे वह अनुरोध पत्र हो, या शोक संदेश हो वाला पत्र हो, या किसी को बधाई पत्र देना हो, या विभिन्न तरह के पत्र, ठीक है, कार्यालयी पत्र। तो ऐसे पत्र
लिख करके आप अपने पाठ्यक्रम में आप ऐसे पत्रों को प्राप्त करते हैं, देखते हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, प्रतियोगिता होती है, आज आप कई प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, स्कूल में भी अनेक शैक्षणिक प्रतियोगिताएं होती हैं, या एक प्रतिस्पर्धा के रूप में यहाँ कई प्रतिभागी भाग लेते हैं। और आप देखते होंगे कि अच्छा अंक पाने के लिए और बेहतर नंबर पाने के लिए आप प्रयास करते रहते हैं, और जब आपके अंक अच्छे आते हैं, बेहतर होते हैं, तो आपको कुछ उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें भी प्राप्त होती हैं, चाहे वह कुछ राशि हो या फिर कोई और भी आपके लिए ज़रूरी संसाधन या उपकरण। सन 1972 से शुरू किया गया पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती दुनिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी पत्रों का विशेष महत्व है। शहरों में तो पत्र और शहरों और महानगरों में संचार के माध्यम जो है तेज हो गए हैं। संचार के माध्यम चाहे वह फ़ोन ले लीजिए, एसएमएस ले लीजिए, या फिर ये चूँकि आजकल शहरों की गति काफ़ी तेज़ होती है। तेज़ होने का मतलब है यहाँ के लोग काफ़ी समय का बड़ा ही, यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। देखिए, लोग पत्र लिखने की बजाय वहाँ खुद ही जा करके अपनी, चूँकि संसाधन और सारी व्यवस्थाएं हैं शहरों में, नगरीय क्षेत्रों में, तो इसलिए उन्हें पत्र लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ तक और वे खुद ही जा करके अपने जो भी आवश्यक काम है, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे तक अपने विचारों को प्रकट करने का कार्य कराते हैं या कर लेते हैं। और लेकिन देहाती जो दुनिया है वो आज भी क्या है, चिट्ठियों से चल रही है। आज भी वो चिट्ठियों से चल रही है। ग्रामीण परिवेश में चिट्ठियों का विशेष महत्व है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक से मतलब है मनी ऑर्डर, या आप कह सकते हैं स्पीड पोस्ट, या तमाम व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ टेलीफोन, ईमेल और फैक्स ने, चूँकि ये शहरी व्यवस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की आज भले ही व्यवस्थाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल की व्यवस्था है, टेलीफोन की व्यवस्था है, परंतु फैक्स और ईमेल हर जगह उपलब्ध नहीं होते। ये शहरी संचार माध्यमों में, शहरी इलाकों के लिए यह काफ़ी लाभकारी होते हैं। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो, न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। हम आज के आधुनिक बच्चों के, अगर इस उम्र के हिसाब से देखा जाए, तो आपको भी विद्यालय पाठ्यक्रम में पत्र लिखने का अवसर मिलता है। लेकिन पहले के समय में अगर देखा जाए, तो हम यह नहीं कह सकते, जब संचार माध्यम कम रहे थे, फ़ोन, ईमेल या एसएमएस तब नहीं हुआ करते थे, तो कोई ऐसा नहीं रहा होगा जिसे अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्रों का सहारा न लिया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। हमारे भारतीय सैनिक जो सियाचिन जैसे कठिन परिस्थितियों में तैनात हैं,
देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसी जगहों पर जहाँ पर मोबाइल फ़ोन नेटवर्क आदि नहीं होते हैं, वहाँ पर पत्र ही माध्यम होते हैं जो विचारों का विनिमय या एक दूसरे से की बातों को उनके तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। पत्रों के माध्यम से उनके परिवार वालों या उनके सगे संबंधियों के विचार और भाव उन तक पहुंच पाते हैं। तो वे पत्रों का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनके लिए पत्रों का विशेष महत्व है। इस एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। देखिए, पहले विचार विनिमय का या अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एकमात्र माध्यम था चिट्ठी, और संसाधन के अभाव में पहले महीनों लग जाते थे। एक चिट्ठी आप लिख करके भेज रहे हैं, और संसाधन, चूँकि हमारे देश के परिवहन व्यवस्था या संसाधन ऐसे नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी तत्कालीन समय में कि आपका यह जो संदेश है, आपकी ये जो चिट्ठी है, सही समय पर आवश्यकता अनुसार आपके अनुसार सही समय पर पहुंच जाए। तो ये जो चिट्ठी भेजी जाती थी, इसको पहुंचने में कभी कभी महीनों लग जाते थे। ठीक है, तो इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था, काफ़ी परेशानियां भी होती थी। कुछ आवश्यक सूचनाएं जो काफ़ी विलम्ब से पहुंचती थी, इससे लोगों का काफ़ी नुकसान भी होता था, लेकिन चिट्ठी ही एकमात्र सहारा थी। लेकिन आज के समय में चूँकि संसाधन काफ़ी अधिक हो चुके हैं, चिट्ठी लिखने पर वह आपको 1 से 2 दिनों के अंदर ही प्राप्त हो जाती है। और भी तमाम साधन हो चुके हैं जिससे आप कम से कम आवश्यक बातें तो कर ही सकते हैं। चिट्ठी से विचार और भावनाएं काफ़ी खुलकर प्रकट होते हैं, लेकिन फ़ोन या SMS के माध्यम से आप अपने विचार आसानी से प्रकट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन और SMS में वो भाव नहीं दिखते हैं जो चिट्ठी में होते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर संजोकर विरासत के रूप में रखते हुए हों या फिर बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रकाशक, सन्यासी या किसान, जिनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। देखिए, बहुत से लोगों के पत्र जो है सहेज कर, बहुत से लोग अपने पुरखों के पत्र, अपने पुरखों और अपने हामी के पत्र जो है सहेज कर रखते हैं, उन्हें एक धरोहर के रूप में, कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पत्र को लिखा था, किन परिस्थितियों में लिखा था। तो वो यादगार के रूप में, एक धरोहर के रूप में उसे अपने पास संजो कर रखते हैं, काफ़ी सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, और समय आने पर उसे बार बार देखते भी हैं और लोगों को दिखाते भी हैं उनकी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े उद्यमियों, कवियों या सन्यासियों, किसान या किसी अन्य बड़ी हस्तियों की चिट्ठियाँ सजो कर रखते हैं। उसे अनुसंधान का विषय मानते हैं कि वह चिट्ठियाँ उन्होंने किन परिस्थितियों में लिखी थी, और उसे रखना, उसको पढ़ना अपने लिए गर्व की बात भी मानते हैं। अगर आज ऐसे संचार, अगर हमें आज देखा जाए, अगर हमें नेहरू जी की चिट्ठी पढ़ने को मिले, हमें गांधी जी की चिट्ठी लिखी हुई चिट्ठी पढ़ने को मिले, हमें भगत सिंह की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ने को मिले, तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात होगी कि हम इस बात को जाकर सबसे प्रचारित भी करेंगे कि हमने नेहरू जी की चिट्ठी पढ़ी, हमने गांधी जी की चिट्ठी पढ़ी, जो उन्होंने अपने पुत्रों के लिए लिखा था, जो उन्होंने देशवासियों के लिए लिखा था। तो ये चीज़ें तत्कालीन परिस्थितियों की विचार और परिस्थितियों के आधार पर लोग उनके विचार और उनकी भावनाएं हमें महसूस होंगी, हमें समझने को मिलेंगी कि उस समय देश की परिस्थितियां क्या थी और वह किस तरह के विचार प्रस्तुत करना चाहते थे, प्रकट करना चाहते थे। ठीक है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। देखिए, नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे, उन पत्रों को
पब्लिश भी किया गया, छापा भी गया, बहुत सी किताबों में पढ़ने का अवसर भी मिला सबको, और वह प्रेरणादायी भी थे। सिर्फ इंदिरा गांधी के लिए नहीं, बहुत से लोगों ने जिन्होंने उसे पढ़ा वह उनके लिए प्रेरणादायी थे। विभिन्न हमारे देश के महापुरुषों ने बहुत सी परिस्थितियों में पत्र लिखे हैं, चाहे बिस्मिल हो, चाहे बिस्मिल ने अपनी माँ को पत्र लिखा था जेल से, भगत सिंह हो। तो इन लोगों के पत्र पढ़ने के बाद उनके जज्बों को समझने का अवसर मिलता है, लोग उसे पढ़कर प्रभावित होते हैं, उनके हृदय में भी एक तरह की भावनाएं, उनके प्रति सम्मान का भाव और देश के प्रति सम्मान का भाव, या जैसी भी परिस्थितियां हों उस भाव को समझने का अवसर प्राप्त होता है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्र का अनूठा संकलन भी है। देखिए, लेखक कहता है कि फ़ोन या एसएमएस को आप जल्दी भूल जाते हैं। ये उतने आत्मीय नहीं होते, उतनी तरह से हमको प्रभावित नहीं कर पाते, उतने आत्मीय रूप से हमें उतने हमारे हृदय को उस तरह से नहीं छू पाते जिस तरह से पत्र हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं। किसी के द्वारा लिखे हुए पत्र हम, जैसा कि बताया गया, धरोहर के रूप में उसे सजो कर रखते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग का या हमारे किसी महान नायक का पत्र हमारे लिए एक अनुसंधान का विषय होता है, हमारे लिए एक उपलब्धि का विषय होता है। तो लेकिन फ़ोन या एसएमएस को हम सहेज कर नहीं रख पाते। कभी ज़्यादा फ़ोन या एसएमएस हम बातों को फ़ोन पर अगर बातों को सुन भी लें तो हम ज़्यादा समय तक उसे याद नहीं रख पाते, हम पूरी तरह से उसे अक्षरशः प्रकट नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन पत्रों को हम अक्षरशः बार बार पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं, धरोहर को सहेज कर रख सकते हैं। और एसएमएस में कुछ सीमित बातें ही प्रकट की जा सकती हैं, पूरी तरह से भावनाएं और विचार प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। हम तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। अब वो लोग, तमाम महान हस्तियां आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए पत्र आज हमारे लिए एक धरोहर के रूप में हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे आगे हैं। उनके पत्र सजो कर रखे गए हैं, और भी बहुत से लोगों के पत्र जो हैं संग्रहालयों में, दुनिया के तमाम संग्रहालयों में, सिर्फ हमारे ही देश के लोगों की नहीं, हर देश अपने महान हस्तियों के लिखे हुए पत्रों को एक धरोहर के रूप में संजो कर रखता है, ठीक है। उनकी जो भी चीज़ें हों, चाहे उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, उनको वह संजो कर रखता है। एक धरोहर के रूप में वह हर देश के लोग उसे एकत्रित करते हैं, उसे संभालते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। देखिए, पत्रों से हमें उस समय की परिस्थितियों का ज्ञान होता है कि उस समय देश की परिस्थितियाँ क्या थी, वातावरण कैसा था, माहौल कैसा था, ठीक है। तो पत्र वाकई अनुसंधान का विषय है। ये हमें तत्कालीन समय की जानकारी भी देते हैं, हमें उस समय के देश की स्थितियाँ, उस समय के वातावरण की स्थितियाँ और उस समय समाज में क्या चल रहा था इसकी भी जानकारी देते हैं। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारीजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गई। देखिए, जब देश आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेज़ों के मन में किस तरह के विचार आ रहे थे, किस तरह के भाव आ रहे थे कि उन्होंने क्या किया, यहाँ देश में रह करके उन्होंने किस तरह के अनुभव को प्राप्त किया, क्या उन्होंने सही किया या गलत किया, परिस्थितियाँ क्या हैं, देश की माहौल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पत्र अपने परिवारजनों को लिखा था। वो पत्र आज किताबों के रूप में छप चुके हैं और एक बहुत बड़े अनुसंधान का विषय भी हो गए हैं। उसे पढ़ करके तत्कालीन परिस्थितियों की वास्तविक जानकारी भी होती है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था।
इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुआ था कि उन पत्रों को पढ़ने के बाद और उन किताबों को पढ़ने के बाद उन किताबों को जो पत्रों पर आधारित थी उनको पढ़ने के बाद ये पता चला कि वास्तव में तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थीं, कितनी कठिन परिस्थितियों को उस समय लोगों ने झेला था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख कर आते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख कर आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। देखिए, पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। महात्मा गांधी के पास जब कोई दुनिया से कहीं से भी पत्र लिख कर आता था तो महात्मा गांधी इंडिया लिख कर आता था। और हमें जो अगर किसी के पास पत्र लिखना हो तो हम उसका पता, प्रदेश, उसका ज़िला, उसका मोहल्ला आदि, उसका पिन कोड, वो यहाँ तक कि आजकल बहुत से लोग फ़ोन नंबर भी लिख दिया करते हैं। तो जो है ये सारी जानकारियाँ देते हैं, ठीक है। तो लेकिन महात्मा गांधी के पास तत्कालीन समय में भी किसी दूसरे जगह से अगर पत्र आते थे तो सिर्फ इंडिया लिख कर आते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि महात्मा गांधी कहाँ रहते हैं उस समय यह सबको पता होता था। महात्मा गांधी उस समय काफ़ी चर्चित हस्ती थे और वह कहाँ हैं, किस जगह हैं, किस आंदोलन में से जुड़े हुए हैं, किस प्रदेश में हैं, इसकी जानकारी सबको होती थी और पत्र उन तक आसानी से पहुंच जाते थे। और सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, बहुत से लोगों के नाम पत्र आते थे, जो बहुत से चर्चित हस्तियों के नाम पत्र आते थे जो सिर्फ इंडिया लिख कर आते थे, ठीक है। और पत्रों का जवाब देने के पत्र आ रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद उसका जवाब भी देना चाहिए। तो पत्रों का जवाब देने के मामले में महात्मा गांधी का कोई जोड़ नहीं था, ठीक है। वो किसी का भी पत्र पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होता था कि उसका जवाब न लिखे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। भाई ज़्यादा दिनों तक छोड़ देने पर कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि हमें किसी का जवाब देना था, ठीक है। लेकिन गांधी जी की आदत थी कि पत्र आने के बाद, उसे पढ़ने के बाद वे उसका जवाब तुरंत ही लिख दिया करते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। गांधी जी दोनों हाथों का प्रयोग करते थे पत्र लिखने में। जब वो लिखते लिखते थक जाते थे तो दूसरे हाथ का प्रयोग करने लगते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। वो जहाँ भी जाते थे उनके पत्र आए रहते थे और उनको पत्र उपलब्ध हो जाते थे, मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। भाई, उन्हें गांधी जी जवाब के रूप में पत्र लिख रहे हैं तो वह उनके लिए प्रशस्ति पत्र एक बहुत बड़ी उपलब्धि के समान था। और वो क्या करते थे, उन पत्रों की, गांधी जी ने मुझे पत्र लिखा है या देश के जो है जननायक ने मुझे पत्र लिखा है या किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने मुझे पत्र लिखा है, किसी बड़ी हस्ती ने मुझे पत्र लिखा है, यह समझ करके सिर्फ गांधी जी के पत्रों की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत चर्चित होता था, अगर उसके पत्र किसी आम जन के पास आते थे तो वह उसे कई लोग तो उसे फ्रेम कराकर रख लेते थे। एक धरोहर के रूप में सब लोग उसे अपने पास सजो कर रखते थे, ठीक है। यह है पत्रों का जादू। यह पत्रों का जादू था। लोग कितना महत्व देते थे पत्रों को। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में पता नहीं कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। लेखक कहता है, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण दस्तावेज के समान होते हैं ये। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम,
बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के नाम पंत जी ने 200 पत्र लिखे हैं। और निराला के पत्र हमको लिखियो है। निराला ने लेखक को लिखा है। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। नए लेखकों को, ऐसे नए लेखक जो उभरते हुए हों, जो साहित्य में अभी कदम रख रहे हों, साहित्य जगत में अभी कदम रख रहे हों, उनके लिए एक प्रेरणादायी पत्र लिखते थे। कौन? प्रेमचंद जी। ठीक है, महान लेखक थे, जनता के लेखक कहे जाते थे। वे लेखकों को, नए लेखकों को एक प्रेरक के रूप में जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। और किसी का भी पत्र आता था तो बहुत ही मुस्तैदी से, यानी कि सतर्क होकर के, तैयार रह करके वह क्या करते थे? पत्रों का जवाब देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 और 1941 के बीच जो पत्राचार हुआ था, यानी कि पत्रों का आदान प्रदान हुआ था, उसका संग्रह प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, उसे लोगों को पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है, जिसमें उस समय की परिस्थितियों और जो है नई जानकारियाँ, और उसके साथ साथ उन लोगों की मनोदशा, मन की जो दशा थी, मन में जो भाव उठ रहे थे, उनका वर्णन किया गया है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग है। सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल में अच्छी छवि से है। ठीक है, जो सबसे सरकारी विभागों में अगर छवि की बात की जाए, सबसे अच्छी छवि डाक विभाग की थी। इसकी एक खास वजह यह भी थी कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। वास्तव में जहाँ लोगों का जुड़ाव होगा वहाँ ही लोगों का संपर्क यह वास्तव में जो डाक विभाग है क्या करता है, यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। और जहाँ लोग जुड़ेंगे उसका समाज में उसकी पैठ भी अधिक होगी, समाज में उसका सम्मान भी अधिक होगा। तो डाक विभाग का सम्मान अधिक था, अच्छी छवि थी, लोगों को जोड़ने का काम करती थी। घर घर इसकी पहुंच है, घर घर तक इसकी पहुंच है। क्यों है? क्योंकि डाकिया पत्र लेकर के हर घर तक पहुंचाता था। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। संचार के तमाम साधन उपलब्ध हैं आज, लेकिन फिर भी चिट्ठी पत्री का अपना वजूद है और वह आज भी अपना अस्तित्व रखती है, लोगों के लिए महत्व रखती है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक तो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। देखिए, बहुआयामी भूमिका किस प्रकार, देखिए ये जो पत्र है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह आम आदमी का घर हो या किसी बड़े धनाढ्य का घर हो, हर जगह पत्रों का महत्व वैसा ही बना रहता है। चाहे वह झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग हों या दुर्गम जंगलों से घिरे गांव के लोग हों या किसी बर्फबारी वाले स्थान पर निवास करने वाले या किसी रेगिस्तान की छोटी सी ढाणी में रहने वाले लोग हों। ठीक है, हर जगह खेतों का, चाहे वह
कोई भी स्थान हो, हर जगह खतों का जो है बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग इन खत की इस सेवाओं से, यानी कि डाक सेवा का लाभ ले रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं और डाक की भूमिका भी नज़र आ रही है लोगों को जोड़ने तक। ठीक है, और सिर्फ अब वह जो डाक की भूमिका है सिर्फ विचार विनिमय का ही साधन नहीं रह गई, वह आर्थिक स्तर पर भी जुड़ चुकी है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। बहुत से दूर दराज के क्षेत्रों में लाखों गरीब हैं जिनके पारिवारिक सदस्य बाहर रहकर काम करते हैं। कामगार जो लोग हैं वो बाहर रहकर काम करते हैं और मनी ऑर्डर डाक विभाग के माध्यम से ही मनी ऑर्डर भेजते हैं, जिससे उनके घरों का चूल्हा जलता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था चल पाती है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाले डाकिया को देवदूत से के रूप में देखा जाता है। वास्तव में वह देवदूत ही है जो मनी ऑर्डर लेकर आता है और उनके घर का खर्च जिससे चल पाता है, तो जो घर के खर्च को चलाने में सहयोग प्रदान करे। ठीक है, परिवार वालों ने के कामगारों ने तो पैसा जो है भेज दिया, लेकिन उसे लाकर पहुंचाने का काम डाकिया करता है, तो डाकिया किसी देवदूत से कम नहीं होता है उनके लिए। इस पाठ के जो प्रश्न है वो असाइनमेंट के रूप में आपको दिए जाएंगे करने के लिए। ठीक है, और इस पाठ में जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी वह विद्यालय खुलने पर आपको फिर से बताया जाएगा। धन्यवाद।